प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 2 के अंतिम अध्याय किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है विद्युत सेल। सेल एक ऐसी युक्ति है जो हमें लगातार धारा देता है जब हम चाहते हैं। सेल होता क्या है? जो सिंपल बिल्कुल सेल है वो एक ग्लास के बर्तन में 2 धातु की रॉड रखी जाती है, ठीक है, अलग अलग धातुओं की। एक एनोड की तरह काम करती है और दूसरी किसकी तरह काम करती है? कैथोड की तरह। इसके बीच में एक सॉल्यूशन भरा होता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटय। अपघटय। तो इसमें विद्युत अपघटय में जब हम सेल को प्रयोग करते हैं तो उसकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा पे बदलती है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसे ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एकांक घनावेश को किसी बंद परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। माना इकाई घनावेश को प्रवाहित करने के लिए, क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए किसी बंद परिपथ में W जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? E। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश को किसी बंद परिपथ में सेल सहित बहाने के लिए, मतलब जो बहती है, कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। 1 कूलाम आवेश को किसी बंद परिपथ में सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। यह विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? ये जो छड़ डाली है प्लेट्स, एनोड और कैथोड की प्रकृति पे और विद्युत अपघटय की प्रकृति पे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है सेल के अंदर? पहले 1 मिनट को, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हमने प्रतिरोध क्या पढ़ा था? आवेश वाहकों के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अब सेल के भीतर जो प्लेटों के बीच में, या एनोड और कैथोड के बीच में हम जो विद्युत अपघटय का प्रयोग करते हैं तो ये विद्युत अपघटय ही आयनों के मार्ग में रुकावट डालता है, मतलब आवेश वाहकों में। इसमें आयन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश वाहक, उनके मार्ग में रुकावट डालता है सेल के भीतर। तो इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यह सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसी चीज में निर्भर करता है? अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उन्हें आवेश वाहकों को उतना ही टक्कर ज्यादा सहन करनी पड़ेगी। अब क्षेत्रफल, मेरे पास एक ये पेन है और एक ये चीज है। इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो यहां पे कम से कम आयन डिपॉजिट हो पाएंगे, मतलब जमा हो पाएंगे, यहां पे ज्यादा जमा हो पाएंगे। तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। फिर विद्युत अपघटय की प्रकृति पे, ताप पर निर्भर करता है। हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये देखिए, ये सेल है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे एक ऐसे एनक्लोज कर देते हैं। अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। यहां पे एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है, यहां पे एक अमीटर जोड़ा गया है, राइट। यहां पे एक बाह्य प्रतिरोध R है और एक कुंजी है।
कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो धारा कितनी हो जाएगी? टोटल धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, पहली समीकरण। E इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? यहां पे IR प्लस IR, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ठीक है, समीकरण 2। क्योंकि V का मान क्या होता है? ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। अब E माइनस V इज इक्वल टू IR, V से भाग करने पर दोनों तरफ E बटे V माइनस V बटे V IR अपॉन V, E अपॉन V माइनस 1 IR, V की वैल्यू IR पुट कर दी ओम के नियम से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? E अपॉन V माइनस 1 R अपॉन R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, E अपॉन V माइनस 1। जब हम सेल को प्रयोग करते हैं तो सूत्र होता है, मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, V प्लस IR। इन समीकरणों को याद करना, हम सेल को प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम सेल को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। अगर हम सेल को आवेशित कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू होता है E प्लस IR। इन समीकरणों को याद रखना, ठीक है साहब। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत सेलों का संयोजन। जिस तरह प्रतिरोधों का संयोजन होता है, संधारित्रों का संयोजन होता है, इसी तरह सेलों का भी संयोजन होता है। सेलों को जो संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में संयोजित किया जाता है। तो इन्हीं संयोजन को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेलों का संयोजन का संयोजन, पहला केस हम लेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हमने n सेल लिए, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, जिनमें सबका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो यहां पे पहला सेल, दूसरा सेल, हमने कितने सेल लिए? यहां पे n सेल। इन्हें एक बाह्य प्रतिरोध R और एक कुंजी से जोड़ दिया गया है। E R E R E R, n सेल ले रखे, ये बाह्य प्रतिरोध है, कुंजी है। तो धारा I बहेगी, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E प्लस E डैश 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 n टाइम्स, तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE। कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू R प्लस R, कितने टाइम? n टाइम, तो R1 इज इक्वल टू NR। देखो, इसका ऋणात्मक इसके घनात्मक से, इसका ऋणात्मक इसके घनात्मक से, तो इस श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो कुल धारा कितनी बहेगी? हम कुल विद्युत वाहक बल कितना? E1, बाह्य प्रतिरोध R और कुल आंतरिक प्रतिरोध R1, NE अपॉन R प्लस NR। अब हम दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं? ये आपके एक सेल, दूसरा सेल, इनको एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया, बीच में डॉटेड डॉटेड आ गए, यहां पे फिर एक कॉमन पॉइंट पे, यहां पे सेल, उसका आंतरिक प्रतिरोध। तो कितने सेल लिए हमने? m सेल। सबका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है। इसको एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा, यहां पे कुंजी से जोड़ा, E और ये R। कुल धारा कितनी बह रही है? I। अब ये सभी समांतर क्रम में है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? विद्युत वाहक बल किसके बराबर हो जाएगा? E के। अब ये समांतर क्रम में है, तो
कुल सारे प्रतिरोध किस में होंगे, समांतर क्रम में है आंतरिक प्रतिरोध, तो उनका कुल प्रतिरोध 1/r प्लस 1/r कितने टाइम्स, m टाइम्स 1/r1 m/r, r1 इज इक्वल टू r/m। ठीक है साहब। अब r1 इज इक्वल टू r/m है, तो हम इसके दूसरे उसमें जाएंगे तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जैसे कुल धारा कितनी बहेगी, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो E, बाह्य प्रतिरोध R और कुल आंतरिक प्रतिरोध R1, E R प्लस R/m, MLCM ले लिया यहां पे, क्या बचेगा E mr प्लस R/m। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा me mr प्लस स्मॉल r। ये जो श्रेणीक्रम संयोजन में हम सेलों को संयोजित करते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो आंतरिक प्रतिरोध अगर कम है तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग धारा मिलेगी। जैसे आंतरिक प्रतिरोध कम है तो इससे नगण्य माने यहां पे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगी NE/R, मतलब स्ट्रॉन्ग करंट, मतलब फ्रेश सेल यूज करें। अगर हम यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग करंट चाहिए तो हम क्या करेंगे हमारा आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए, R का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ME/R, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगी। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तो ये कौन से किसका होगा, जो नए सेल होंगे उनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, और यहाँ पे जो पुराने सेल होते हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो अगर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग धारा मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अपने किरचॉफ के नियम पे। किरचॉफ के नियम साहब, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। पहला नियम कहलाता है संधि नियम और दूसरा नियम कहलाता है लूप नियम। संधि नियम में क्या है, आपने संधि किसे कहते हैं, एक बिंदु पे बहुत सारी चीजें मिल रही हो और बाहर जा रही हो। जैसे अगर हम अपने देहरादून की बात करते हैं, देहरादून का रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं कहलाता देहरादून जंक्शन, क्योंकि यहीं पे ट्रेन आती है यहीं से वापस जाती है। लेकिन हरिद्वार का स्टेशन क्या कहलाता है, हरिद्वार जंक्शन, क्योंकि वहां से ट्रेन इधर आ गई या ऋषिकेश चली गई। तो ले जंक्शन संधि। हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, किरचॉफ के नियम की, का नियम। हम पहले नियम की बात कर रहे हैं जिसे क्या कहते हैं, संधि नियम कहते हैं। संधि नियम पहला नियम भी और संधि नियम भी कहलाता है। किसी संधि पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये एक संधि है, यहां पे दो धाराएं आ रही हैं और इससे तीन धाराएं निकल रही हैं। तो ये संधि हुई। तो संधि पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो आने वाली धारा I1 प्लस I2 को धनात्मक लिया, जो बाहर जा रही है उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक, -I3 -I4 -I5 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं बाहर निकल रही हैं। दूसरा नियम क्या कहलाता है, लूप नियम। दूसरा नियम लूप नियम, दूसरा नियम लूप नियम या बंद पाश का नियम, बंद लूप नियम, बंद पाश नियम। इसमें क्या कहता है, किसी बंद पाश में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस बंद पाश के कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बंद पाश में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पाश के कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। हमने ये सेल है हमारा, ये सेल और यहां पे एक प्रतिरोध, ये R1, ये R2, ये E1, ये E2 और ये R3। ठीक है साहब। अब नेमिंग कर दी, A B C D E F। यहां से I1 धारा जा रही है, यहां से I2 धारा जा रही है, दोनों जुड़ गई I1 प्लस I2। ठीक है साहब।
ये धारा है। इसमें कितने बंद पाश बन रहे हैं? 3। पहला बंद पाश ए बी सी एफ ए। कैसे चलूंगा मैं? पहले ए से बी चलूंगा, फिर बी से सी चलूंगा, फिर एफ से सी से एफ और एफ से ए। ए से बी चला, धारा भी ए से बी की दिशा में बह रही है, I1 R1। फिर मैं बी से सी चला, कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर मुझे जाना है सी से एफ, धारा विपरीत बह रही है सी से एफ से, I2 R2। इसका विद्युत वाहक बल की दिशा देखो, ए से बी है। इसमें विद्युत वाहक बल की दिशा सी से एफ चाहिए, और कैसे बह रही है वो? कैसे हो रहा है? एफ से सी। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट साइड में E1 माइनस E2, पहली समीकरण। अब बंद पाश कौन सा ले रहा हूं मैं? एफ सी डी ई एफ। कैसे चलूंगा? एफ से सी से डी से ई और ई से एफ। एफ से सी में I2 R2। जिस दिशा में पास की दिशा चल रही है उसी दिशा में धारा बह रही है। सी से डी में कोई प्रतिरोध नहीं है, राइट। और डी से ई में धारा I1 प्लस I2 ही है, ठीक है। तो प्लस I1 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू E2, द्वितीय समीकरण। फिर तीसरा पास कौन सा बनेगा मेरे पास? पाश, बंद पाश है ना, ए बी डी ई ए। मैं कैसे चलूंगा? ए से बी से डी से ई और ई से ए। मैं ए से बी चला, I1 R1। मैं बी से डी चला, कुछ नहीं है। डी से ई I1 प्लस I2, और प्रतिरोध क्या है? R3, उसी दिशा में। और ए से बी चल रहा हूं, ए से बी ईएमएफ की दिशा है, तो E1। ये आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है, और यह नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक था जिसने 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में निरूपित किया, तथा उसके विकर्णों में, डायगोनल में एक धारामापी लगाई और दूसरे में सेल लगाया। तो व्हीट स्टोन सेतु में क्या है? 4 प्रतिरोधों का संयोजन है। व्हीट स्टोन सेतु इसने 4 प्रतिरोधों के संयोजन को लिया, चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में। यहां पे एक धारामापी लगाई, यहां पे एक कुंजी लगाई, दूसरे में दूसरे विकर्ण यूं नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यहां पे एक सेल लगाया और एक कुंजी लगाई। यहां पे P है, यहां पे Q है, और यहां पे R है, और यहां पे S है। यहां सेल, इसका विद्युत वाहक बल E, ये कुंजी K, ये कुंजी K1, राइट। अगर ये कहता है, व्हीट स्टोन सेतु कहता है कि अगर ये जो सेतु है संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में धारा मापी से कोई धारा नहीं बहेगी। तो जो धारा आई गई यहां से, यहां पे I1 गई, ये I2 गई, तो यहां पे कोई धारा बह नहीं रही है, तो यहां पे फिर I1 गई, और यहां से कितनी निकल गई? I2। ये दोनों जुड़ गई, यहां पे क्या होगी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो संतुलन की अवस्था में इसे कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन, नल पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जब ये सेतु संतुलित अवस्था में, तो हम बंद पास लेते A B C और ये D। इसमें 5 बंद पास है, हम 2 को डिस्कस करेंगे। बंद पास A B D A, मतलब पहले A से B जाऊंगा, फिर B से D जाऊंगा, फिर D से A जाऊंगा। देखो क्या होगा इसमें। मैं A से B चला, I1P, A से B धारा बह रही है, B से D में कोई धारा नहीं बह रही है। फिर मुझे जाना D से A, पर धारा कैसे बह रही है? A से D माइनस I2R। इस बंद परिपथ में, बंद पास में कोई सेल नहीं है, इज इक्वल टू 0, मतलब I1P इज इक्वल टू I2R।
फिर हम क्या करेंगे, कौन सा बंद पाश लेंगे, बंद पाश BC DB, BC DB। कैसे चलूंगा, B से C से D और D से B। B से C चल रहा हूं, उसी दिशा में धारा बह रही है I1Q। C से D जाना है, धारा D से C बह रही है माइनस I2S, और कोई सेल नहीं है बंद परिपथ में, 0। तो I1Q इज इक्वल टू I2S। समीकरण 2, ये समीकरण 1 थी। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया, तो I1P I1Q I2R इज I2S। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये हमें क्या मिल गया, संतुलित अवस्था में। इसमें से अगर 3 प्रतिरोधों का मान ज्ञात है तो चौथे प्रतिरोध की हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब हम आते हैं मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु क्या हमारा एक ऐसा यंत्र है जो अज्ञात प्रतिरोध की गणना पे काम करने मतलब उसकी गणना करने में प्रयोग होता है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है आयताकार, उसमें 2 L आकृति की पत्ती लगी होती है 2 सिरों पे। यहां पे एक तार है, इसके बीच में एक चौड़ी पत्ती, बीच में सीधी पत्ती लगाते हैं। ये A है, ये C है और ये D है। इसमें 3 बाइंडिंग स्क्रूज होते हैं जिसमें तार को हम लपेट सकते हैं, इनमें 2 होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि इसके सिद्धांत पे काम कर रहा है। A और D के बीच में यहां पे ज्ञात प्रतिरोध है R को ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। D और C के बीच में अज्ञात प्रतिरोध है, यहां पे S लगाते हैं। इस अज्ञात प्रतिरोध की हमने क्या करनी है, गणना करनी है। A और C के बीच में सेल और कुंजी लगी हुई है, तो A और C के बीच में हम क्या लगाते हैं, सेल और कुंजी लगाते हैं। राइट। अब जिस D से एक तार ले जाते हैं, तार इसको टच नहीं कर रही है। AC 1 मीटर लंबी तार है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन के बनी हुई है। ये मिश्र धातु होते हैं। इन धातुओं पर, मिश्र धातुओं पे ताप का प्रभाव कम पड़ता है, इसलिए हम इसे यहां पे यूज करते हैं। इस तार की लंबाई 1 मीटर है, इसलिए इसे एक मीटर सेतु भी कहते हैं। ये तार AC को टच नहीं कर रहा है, यहां पे एक धारामापी जोड़ी गई है और इससे जोकी जोड़ा गया है। जहां जोकी टच करने लग रहा है ये B बिंदु है। अब देख लो, A और B के बीच में B और C, A और D और D और C, जो व्हीटस्टोन सेतु है उसी अरेंजमेंट पे ये काम कर रहा है। कौन सा यंत्र है ये, मीटर सेतु। ये सेल ही हो गया, ये कुंजी की होगी। तो अब हम क्या करते हैं, पूरा सेटअप करने के बाद कुंजी को बंद करते हैं और इस जोकी को A बिंदु फिर C बिंदु पे टच कराते हैं। अगर हमारी धारामापी यहां पे लेफ्ट डिफ्लेक्शन मतलब उल्टी साइड घूम रही है और C पे सीधी हाथ की ओर घूमने लग रही है, या यहां पे सीधे हाथ की ओर घूम रही है या उल्टे हाथ की ओर घूम रही है, मतलब विपरीत विक्षेपित हो रही है, तब हमारा सर्किट जो है, हमारा परिपथ बिल्कुल सही है। फिर हम जोकी को A बिंदु से टच कराते हुए ले जाते हैं। एक बिंदु ऐसा मिलता है जहां पे धारामापी कोई भी विक्षेप नहीं देती है, धारामापी कोई विक्षेप नहीं देती। ये नल बिंदु होता है जिसे जीरो डिफ्लेक्शन पोजीशन, इसका मतलब ये साम्य अवस्था। ये मीटर सेतु क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब A और B के बीच में कितना होता है, P प्रतिरोध। A और B के बीच में P प्रतिरोध। B और C में कितना होता है, Q प्रतिरोध। ये लंबाई कितनी होगी, L। ये पूरा 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो ये वाली लंबाई कितनी बची, 100 माइनस L। हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये पूरा तार का जो क्षेत्रफल है एक समान है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है। एक ही
पदार्थ का बना हुआ है तो R अनुक्रमानुपाती L हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ, P अनुक्रमानुपाती L और Q अनुक्रमानुपाती क्या हो गया 100 माइनस L। दोनों को भाग करेंगे तो P अपॉन Q क्या आ जाएगा L अपॉन 100 माइनस L। हम जानते हैं P अपॉन Q किसके बराबर होता है R अपॉन S के। L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। तो S का मान क्या हो गया R 100 माइनस L अपॉन L। इससे अज्ञात प्रतिरोध की गणना हो गई है। हमारा अंतिम टॉपिक इसमें आता है, उसे कहते हैं विभव मापी। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जो अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना कर सकते हैं, मतलब अज्ञात विद्युत वाहक सेल के गणना कर सकते हैं। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं या दो प्रतिरोधों का निष्पत्ति की गणना कर सकते हैं। मीटर सीतु में हमने 1 मीटर लंबी तार की लंबाई ली थी, यहां पे हम क्या लेंगे 4 मीटर से 12 मीटर लंबी जो व्हीटस्टोन सेतु होता है। ये विभव मापी, हम कौन सा करें विभव मापी। ये ए बी एक वायर 4 मीटर से 12 मीटर के बीच की है। यहां पे एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी का धनात्मक सिरा ए से जोड़ते हैं, यहां कुंजी लगाते हैं और यहां पे रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट का काम क्या होता है, धारा का परिवर्तन। ये बैटरी B1 है। जिस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है उसे यहां लगाते हैं, यहां पे धारा मापी और यहां पे जोकी लगाते हैं। तो अब जब हम सेल को यहां पे लगा रहे हैं, सबसे पहले भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इस बैटरी का विद्युत वाहक बल इस सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होना चाहिए और दोनों के धनात्मक सिरे ए बिंदु से जुड़े होने चाहिए। अब हमने जोकी को ए बिंदु पे टच करा है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, वो क्या होता है, जो विभव पतन है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बैटरी का विभव पतन, सेल का नहीं बैटरी का। जब हम जोकी को ए बिंदु पे टच कराएंगे तो धारा केवल सेल के कारण बहेगी, क्योंकि यहां पे बैटरी का विभव पतन 0 है। और जब जोकी को बी बिंदु पे टच कराएंगे तो बैटरी का विभव पतन सबसे ज्यादा होगा, तो धारा किसके कारण बहेगी, बैटरी के कारण बहेगी। इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पे धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगी, धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगी, ये इसकी संतुलन की अवस्था कहलाएगी। और फिर हम इसे सेल की गणना करेंगे। तो V अनुक्रमानुपाती L है, तो V इज इक्वल टू के एल आ गया। K का मान क्या हो गया V अपॉन L। K को कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इसका मात्रक क्या है, वोल्ट पर मीटर। इस चीज में ध्यान देने वाली बात होती है इसकी सेंसिटिविटी, सुग्राहिता। किसी भी यंत्र की सुग्राहिता जितनी ज्यादा होगी उतना वो यंत्र सही तरीके से माप करेगा, छोटी से छोटी। तो सुग्राहिता कैसे बढ़ेगी, विभव प्रवणता अगर कम होगी। विभव प्रवणता कब कम होगी, जब लंबाई ज्यादा होगी। विभव मापी में अगर ज्यादा लंबाई का तार लोगे तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी और इस यंत्र की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके अनुप्रयोग क्या है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी के अनुप्रयोग हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से पहले दो सेल के विद्युत बलों की निष्पत्ति की गणना करते हैं। इसके लिए यंत्र क्या लेते हैं, 4 मीटर। अब यहां पे 4 मीटर आपको नजर आएगा, ये 4 मीटर लंबा एक तार है, ए बिंदु और ये बी बिंदु। ए बिंदु से बैटरी जोड़ दी, यहां पे मिली एमीटर लगा दिया, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस है। यहां पे कुंजी लगा दी और यहां पे रियोस्टेट लगा दिया और इसे बी बिंदु से जोड़ दिया। ये सर्किट नहीं बदलना है, ये सर्किट सेटअप फिक्स रहेगा। यहां पे वो दो सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की गणना करनी है उनको लगाया, यहां कुंजी K1 और यहां पे कुंजी K2 और इन दोनों को धारामापी के एक सिरे से जोड़ दिया और धारामापी से जोकी जोड़ दी। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इसका E2 है। ये कुंजी K है।
स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, के व K1 को बंद कर देंगे और K2 को खुला रहने देंगे, खुली रहेगी। अब K और K1 को बंद किया हमने तो सेल E1 सर्किट में आ गया, विद्युत परिपथ में आ गया, E2 नहीं आया। अब जोकि को A बिंदु और B बिंदु पर टच कराएंगे, जैसे मीटर सेतु में विपरीत विक्षेप मिलेगा, हमारा सर्किट मतलब विद्युत परिपथ सही है, विपरीत विक्षेप मिलने। अब जोकि को धीरे 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 टच कराते हुए जाएंगे, एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पे एक लंबाई पर, जहां पे धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगी। तो पहले सेल के लिए E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 आ गया, E1 इज इक्वल टू KL1, प्रथम समीकरण मिल गया। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, K व K2 को बंद करेंगे, K1 को क्या कर देंगे, खुला कर देंगे, खुली रहेंगे। अब सेल E2 विद्युत परिपथ में आ गया, ये कुंजी K2 है, तो कुंजी K2 को बंद किया, K तो बंद है ही, K1 को खुला कर दिया। अब सेल E2 सर्किट में आ गया, अब फिर जोकि को A और B बिंदु पर टच कराएंगे, अगर हमें विपरीत विक्षेप मिलेगा, हमारा परिपथ सही है। अब जोकि को धीरे धीरे टच करवाते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिंदु ऐसा मिलेगा, एक लंबाई ऐसी मिलेगी जहां पे धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगी, E2 अनुकर्मानुपाती L2, E2 इज इक्वल टू KL2। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 KL1 अपॉन KL2, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इससे हमें क्या मिल जाएगा, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना हो जाएगी। तो इसमें अगर एक ज्ञात है तो दूसरे की गणना हो जाती है। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, ये है इससे आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करते हैं। ये ना प्रैक्टिकल में भी है आपके बेटे। अब दोनों, तो आंतरिक प्रतिरोध की गणना के लिए हम क्या करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है तो हम इस कुंजी को हटा देंगे, इस सेल को हटा देंगे, इस सेल की जगह क्या रखेंगे, प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये कुंजी का नाम क्या हो जाएगा, K1। बाकी सर्किट ऐसा ही रहना है। हमने ये कुंजी हटा दी, सेल की जगह प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया, यहां कुंजी लगा दी। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम K को बंद रखेंगे और K1 को खुला रखेंगे। जब K1 को खुला रखेंगे तो प्रतिरोध बॉक्स विद्युत परिपथ में नहीं है, सेल विद्युत परिपथ में है। फिर वही काम करेंगे, जोकि को एयर बिंदु से टच कराएंगे, विपरीत विक्षेप मिलेगा, परिपथ सही है, फिर जोकि को टच करवाते हुए ले जाएंगे, एक लंबाई के लिए क्या होगा, ये कोई विक्षेप नहीं देगा, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, E इज इक्वल टू KL1, प्रथम समीकरण। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, K व K1 को बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। इस प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध चूज कर लेंगे, तो अब जो हमें प्रतिरोध बॉक्स चूज करेंगे, अब हमें विभवांतर मिलेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में। अब मैंने इस कुंजी को बंद कर रखा है, तो जोकि को एयर बिंदु पे टच कराएंगे, विपरीत विक्षेप मिलेगा, तो हमारा सर्किट से हमें मिल गया L2 लंबाई के लिए विपरीत विक्षेप। तो जोकि को टच कराते चलेंगे, L2 लंबाई पे क्या होगा, धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2 हो गया, V इज इक्वल टू KL2 हो गया। सेकंड समीकरण, E अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हमारे पास एक सूत्र होता है आंतरिक प्रतिरोध का, हमने की थी गणना, E अपॉन V माइनस 1 R L1 अपॉन L2 माइनस 1। इससे आंतरिक प्रतिरोध की गणना हो जाएगी। प्यारे छात्रों, मैंने आपको ना बहुत सरल भाषा में यूनिट सेकंड 2 लेक्चर में खत्म किया है और सब कुछ समझाया है। तो बेटे, अगर आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और उन छात्रों को जिनको पता नहीं है उन्हें भी बताने का प्रयास करें कि हिंदी माध्यम के लिए जो पूरे चैप्टर हम डाल रहे हैं उनका भी हित हो। धन्यवाद।